नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज एक नई वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित हुई हूँ, जिसका टॉपिक है समास। दोस्तों, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो मेरी आपकी उसके लिए भी सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। आसान से शब्दों में अगर हम कहें तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, यानी संयुक्त करना। ठीक है। दूसरे शब्दों में समास दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक पद को मिलाकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। और जो शब्द बन करके तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने बोला दो या दो से अधिक पद। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें, क्योंकि आगे वीडियो में मैं हो सकता है कि पूर्व पद और उत्तर पद बोलूं तो आपको परेशानी ना हो समझने में, इसलिए ये जान लीजिएगा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। दोस्तों, जब हम पूर्व पद की बात करते हैं इसका मतलब होता है पहला पद, और जब हम उत्तर पद की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरा पद। दोस्तों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक समास में भी होती है और एक संधि में भी होती है। ठीक है। तो ये भी हमारा जानना आवश्यक बनता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। दोस्तों, जब हम संधि करते हैं तो वहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम संधि करते हैं तो वहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है, और जब हम समास करते हैं तो वहाँ पर दो पदों यानी दो शब्दों का मेल होता है। क्लियर? ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। अब हम क्या जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। क्लियर? अब हमारा टॉपिक बनेगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो एक एक करके इन सारे भेदों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भेद जो हमारा है उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर समास के नाम में ही उसका जवाब छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा अव्ययी भाव समास, जब मैंने अव्ययी नाम लिया तो इससे ही हमारा जो इसकी परिभाषा बनेगी वो बन जाएगी। क्या है इसकी परिभाषा? जिस समास में जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद, और पहला पद ही प्रधान भी होता है, पहला पद अव्यय भी होता है और वह प्रधान भी होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय क्या है। तो हल्के छोटे से मैं बता दूं कि अव्यय किसे कहते हैं। अगर आपको अव्यय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं अगली वीडियो बना के आपको अव्यय के बारे में विस्तार से समझा दूंगी। यहाँ बस इतना जानते हैं कि अव्यय का मतलब होता है न व्यय, अर्थात जो कभी परिवर्तित न हो। तो पहला पद इसका ऐसा होता है अव्यय भाव का जो कि अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। जैसे मैंने कहा यथा शक्ति, जैसे मैंने क्या कहा? यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। क्लियर? अब हमारा दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। दूसरा समास हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। दोस्तों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपने अव्यय भाव समास में पढ़ा कि पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद में परसर्गों का लोप होता है। परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग वो होते हैं जो कारक चिन्ह कहे जाते हैं। परसर्ग कारक चिन्ह, जैसे आपने कारक में पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, ये आगे हम इस पे चर्चा करेंगे और कारक के ऊपर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें कारक चिन्हों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। यहाँ बस इतना आपका जानना जरूरी है कि इसमें परसर्गों का यानी कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, और जब हमने इसको विग्रह किया तो क्या आया? राजा का पुत्र। ठीक है। यहाँ क्या विलोप था? राजा का क्या है? परसर्ग है।
क्लियर। तो यहाँ हमने देखा कि तत्पुरुष समास में परसर्गों का लोप होता है और क्या है, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर दोस्तों। तत्पुरुष समास के भी और भेद हैं, 6 भेद हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। जिस तरीके से हमारे कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को, जैसा मैंने पहले बताया, वैसे ही ये परसर्गों का लोप हर में होता जाता। लोप मीन्स गुम हो जाना, जो दिखाई न दे, छुपा हुआ हो। ठीक है, तो हमने देखा कि परसर्गों का लोप होता है हर समास में। क्लियर। अब हम एक एक करके एक एक का उदाहरण आपको बस दे देते हैं। जैसे हमने कहा कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, कर्म तत्पुरुष से शुरू होता है दोस्तों। तो हमने कहा कर्म तत्पुरुष, जैसे सर्वप्रिय, सबको प्रिय, को आया, क्या है ये, परसर्ग है को। दूसरा है करण तत्पुरुष, जैसे गुणों से युक्त, से आया, यहाँ पे से क्या है, परसर्ग है, गुण युक्त। संप्रदान तत्पुरुष, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, के लिए यहाँ पे लोप है रसोई घर में। ऐसे अपादान तत्पुरुष, जैसे धनहीन, अर्थात धन से हीन, धनहीन में से का लोप है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि से जो है करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इन दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। करण तत्पुरुष जहाँ होता है वहाँ हमें किसी चीज़ से अलगाव पता चलता है, किसी चीज़ से विरक्ति पता चलती है, क्षमा कीजिएगा, किसी चीज़ से विरक्ति पता चलता है। और जहाँ पे हम अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं वहाँ पे अलगाव होता है। से दोनों में होगा, लेकिन एक जगह क्या होगा, किसी चीज़ से विरक्ति हीन हो, जैसे नेत्र से हीन, धन से हीन, ऐसे ही। और जब हम अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं तो वहाँ पे अलगाव होता है, जैसे धन से हीन, धन से व्यक्ति का अलगाव हो रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, ये सारी चीज़ यानी अलगाव जहाँ पे होता है वहाँ पे अपादान तत्पुरुष होता है। अगला है संबंध तत्पुरुष, जब हम किसी से किसी का संबंध बताते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। और आगे है अधिकरण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह है में, यानी गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। तो मैंने आपको एक एक करके तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में भी बता दिया। अब हमारा तीसरा समास आता है, जिसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। क्या है तीसरा, कर्मधारय समास। दोस्तों जहाँ पर यानी जिस समास में दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी दोनों पदों में या तो विशेषण विशेष्य संबंध होगा या उपमेय उपमान संबंध होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, जिसमें एक आप ध्यान देंगे कि विशेषण विशेष्य संबंध है और दूसरे में क्या है आपका उपमेय और उपमान का संबंध है। तो पहला हम देखेंगे कि विशेषण विशेष संबंध, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ क्या है, कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल किस रंग का है, नीले रंग का है। तो इसमें नील कमल में विशेषण विशेष्य संबंध है। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास और विशेषण विशेष संबंध। दूसरा मैं बताऊंगी, जैसे चंद्रमुख, यानी मुख की उपमा किससे दी गई है, चंद्रमा से दी गई है। तो इन दोनों में चंद्रमुख में उपमेय और उपमान का संबंध है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कर्मधारय समास में किस तरीके से उपमेय और उपमान या विशेषण या विशेष संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके समास के अन्य 3 भेदों के साथ मैं अति शीघ्र आपके सामने उपस्थित होंगी अपने अगली वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो मेरी अगली वीडियो समास के अन्य 3 भेदों पर आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।